हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम पर। जी हां दोस्तों, इस साल का सबसे अहम चैप्टर नेशनल इनकम हो सकता है। अभी तक जो हमने चैप्टर्स देखे हैं उसमें डिमांड एनालिसिस सबसे टॉप पर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो ये है नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, हम एक एक करके सभी चैप्टर्स देखते जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज नेशनल इनकम के कुछ और पहलू को समझने की कोशिश करते हैं विद अ क्विक रिकैप ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मीनिंग की बात करें तो नेशनल इनकम ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं ये देश से जुड़ा हुआ है। ये इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के बारे में नहीं, ये पूरे नेशन की इनकम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसीलिए जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सबको एडअप करने वाला कंपोजिट मेजर होता है नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर of all economic activities such as production, distribution, exchange and consumption, but is also an objective indicator of economic welfare। यानी नेशनल इनकम एक कंपोजिट मेजर है सभी कमर्शियल एक्टिविटीज का, साथ ही साथ एक इंडिकेटर है जो हमें वेलफेयर के बारे में, पब्लिक की भलाई के बारे में क्या काम सरकार को करने चाहिए उसका एनालिसिस भी देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोर मीनिंग की बात करें तो नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हुआ है, वही हमारा नेशनल इनकम एस्टिमेट होता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एक बार। 3 डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। एक कमिटी का डेफिनेशन जहां पर नेशनल इनकम कमिटी कहती है अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication। जी हाँ, इस डेफिनेशन में जोर देकर कहा गया है कि बॉस, हर फाइनल प्रोडक्ट को विदाउट डुप्लीकेशन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम जब जोड़ते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। साथ ही साथ प्रोफेसर AC पिगू कहते हैं नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर पीहू एक बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि हमारे देश की इनकम के अलावा जो अब्रॉड से इनकम आती है वो भी हमारे ही देश की इनकम है। दैट इज व्हाई द इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड ब्रिंग्स आउट आवर नेशनल इनकम एस्टिमेट। इसके बाद प्रोफेसर इरविंग फिशर कहते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट solely of services as received by ultimate consumer। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने बात की है कंज्यूमर की सर्विसेज रिसीव करने पे हमें नेशनल इनकम का एस्टिमेट पता चल सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों फीचर्स के बारे में जाना, हमने देखा मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने देखे 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स थे। जी हाँ दोस्तों, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हमने पिछले वीडियो में आउटपुट मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड को डिटेल में समझा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ज़रूर वो वीडियो मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आउटपुट मेथड के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की ओर। ये भी 2 तरीके हैं जिससे हम नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगा सकते हैं, नेशनल इनकम का एनालिसिस कर सकते हैं और आसानी से वेलफेयर ओरिएंटेड कामकाज किए जा सकते हैं। तो चलिए इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड। जी हाँ दोस्तों, इनकम ये नाम से ही सजेस्ट करता है इट इज अबाउट द इनकम। जी हाँ दोस्तों, हम बात नेशनल इनकम की कर रहे हैं और नेशनल इनकम को अगर हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फैक्टर कॉस्ट से हम इसे जोड़ सकते हैं। बेसिकली आप जानते ही हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इनके बिना प्रोडक्शन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अब ये फ्री में तो काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को
कुछ न कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे कि लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को मिलता है ब्याज यानी इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो पेमेंट्स है यही तो फैक्टर्स के इनकम है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को जोड़ना इनकम मेथड का काम होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। दिस मेथड estimates national income from the distribution side. According to this method, the income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up। यहाँ पर बात कही गई है कि जो इनकम हमारा जो पेमेंट्स है जो रिसीव करते हैं हमारे सिटीजन्स, उस पेमेंट को ही हम ऐड अप कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल के सभी इनकम्स को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बन जाएगा। क्योंकि नेशनल इनकम है क्या? आपका इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, इन सबके इनकम को जोड़ेंगे तभी तो देश का इनकम बनेगा। तो ये मेथड में हम वही कर रहे हैं। यस, according to this method, the income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up. That is, incomes that accrue to all factors of production, यानी सभी factors of production को जो income मिलता है उसे add up कर रहे हैं। By the way of rent, wages, interest and profit are all added together, but income received in the form of transfer of payments are ignored। सिर्फ जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स वाले हैं, यानी एक से दूसरे पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे पेमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बार बार ऐड नहीं किया जाएगा। द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अब ये जानकारियां मिलती कहाँ से हैं इनकम की? तो ये मिलती हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स रिपोर्ट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, एज वेल एज एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम। तो ये जो जानकारियां हम हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स द्वारा जो सरकार को देते हैं, उसी से तो सरकार नेशनल इनकम की जानकारी इकट्ठा करेगी और इसीलिए सरकार बार बार कहती है टैक्स भरना ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनकम मेथड को और ज़रा डिटेल में। GNP कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसे हम आसानी से सभी फैक्टर्स का इनकम कह सकते हैं। ये कैसे मिलता है? तो सबके टोटल करने से मिलता है। अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर्स एंड रिफ्लेक्टेड in the production of the total output of goods and services during any given period of time। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च हो रहा है और उससे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम हो रही है उसे हम जोड़ रहे हैं। दस GNP अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड इज एज फॉलोज। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको सब समझा देगा। नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, यानी ये जो लैंड को मिलता है, वेजेस जो लेबर को मिलता है, कैपिटल को मिलता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, और प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसा कि प्रोफेसर पीगू के डेफिनेशन में हमने देखा कि अब्रॉड की इनकम भी एक इनकम है हमारे देश की और इसीलिए उसे जोड़कर ही नेशनल इनकम बनेगी। तो वो भी इस फॉर्मूला में जोड़ दी गई है, R+W+I+P+ MI प्लस X माइनस M। तो इस प्रकार बनता है हमारा इनकम मेथड का कैलकुलेशन। हम सभी इनकम को जोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम मिल जाता है। आसान सा मेथड है दोस्तों, इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, वरना थोड़ी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इनकम्स और ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आउट ऑफ लव हैं, कहीं ना कहीं गिफ्ट दिया है या डोनेशन किया है, तो ऐसी चीज़ों को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये जो खर्च है या ये जो पेमेंट है ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ लव और अफेक्शन है। डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, सरकार जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इग्नोर की जाती हैं इनकम मेथड में, इन्हें नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, टीचर टीचिंग हर हिज चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड। यानी ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस मेथड में इन इनकम्स में नहीं जोड़ने वाले। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार, हाउस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। ये हमने पिछले जो आउटपुट मेथड था उसमें भी देखा था, सेकेंड हैंड गुड्स को हम नहीं इसमें यूज़ करते हैं, ऐड नहीं करते। Income from sale of shares and bonds should be ignored as they do not add anything to real national income। इसके अलावा revenue received by the government through direct taxes should be ignored as it is only transfer of income। इसके अलावा undistributed profits of companies
income from government property and profits from public enterprise such as water supply should be included। तो ये जो चीज़ें हैं ये डालनी हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट तो है। इसके अलावा वाटर सप्लाई जो हम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included। तो ये जो है सेल्फ कंजम्पशन को ऐड कर रहा है। इसके अलावा रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेकर रखा है लेकिन अभी तक वहां रहने गया नहीं, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो रेंट है वो भी जोड़ा जाएगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है वो इंक्लूड होगा। इन इंडिया द नेशनल इनकम कमिटी ऑफ द सेंट्रल स्टेट statistical organization uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and domestic services। यानी इन क्षेत्रों में, इन सेक्टर्स में इनकम मेथड का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हमारा आखिरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसमें हमने आउटपुट मेथड देखा, अभी हमने इनकम मेथड देखा। अब ये आखिरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये इनकम मेथड का थोड़ा सा ऑपोजिट हम समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकम मेथड में हम सभी इनकम्स को ऐड करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सभी खर्चों को ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे फिशर का डेफिनेशन था उसमें भी उन्होंने सर्विसेज रिसीव्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर के बारे में बात की। उसी तरह यहाँ पर जो खर्च हम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उन्हें जब जोड़ा जाए तब भी नेशनल इनकम का एस्टिमेट मिल सकता है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। जी हाँ दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आउटले मेथड शॉर्ट नोट वगैरह में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी, अंडरलाइन कीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा, पूरे खर्चे को आप जोड़ दो तो आपको नेशनल इनकम समझ में आएगा। इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर। इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स, यानी हम किसी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर गुड्स, हमारे कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं। जो भी खर्चा है उन सभी खर्चों को ऐड करना है। दस वी कैन गेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप all consumption expenditure and investment expenditure made by all individuals। इसके अलावा firms as well as government of a country during a year, यानी individuals के खर्चे, सरकारी खर्चे और इसके अलावा firms के खर्चे भी हम जब जोड़ देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। 10 gross national product GNP is found by adding up C plus I plus G प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद करना ही पड़ेगा। बॉक्स में डाल दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यहां पर नेशनल इनकम का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी। वंस अगेन आई रिपीट, सी प्लस आई प्लस जी। जी हाँ दोस्तों, सी प्लस आई प्लस जी। सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट और जी फॉर गवर्नमेंट। याद रखिए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट। और इसके आगे बहुत आसान है, एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, आर माइनस पी यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो ये सब जब आप जोड़ देते हैं तो ये सभी खर्चे जोड़ने पर आपको नेशनल इनकम मिल जाता है। इन्हीं को हम अब बारीकी से सीखने वाले हैं, इन्हीं एक एक को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए, ये है हमारा फॉर्मूला, नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। क्या है ये? तो सबसे पहले C यानी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा I जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन कर दीजिए, आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जी से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट जो फाइनल कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक्स माइनस एम यानी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स और आखिर में आर माइनस पी यानी नेट रिसिप्ट्स। तो इन 5 चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करके हमारा बन जाता है एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम फॉर्मूला। चलिए एक एक करके नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज food,
जी हाँ दोस्तों, खाने पीने पर खर्चा तो हमें करना ही है, हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल खर्चा है विच आर यूज्ड इमीडिएटली। एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स सच एज कार, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, ये चीज़ें जो हैं ये हम खरीदते हैं कहीं ना कहीं विच आर जनरली यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम रोज़ रोज़ तो वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते, रोज़ रोज़ तो गाड़ियाँ नहीं खरीदते, टीवी रोज़ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें ये लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ होती हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा, यानी ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जिसमें हम फूड और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, तो इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस ऑन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। यानी ये जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, ये जब नए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या रिप्लेसमेंट्स करते हैं, नए निवेश करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जोड़ लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए गवर्नमेंट का क्या खर्चा है, तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारे खर्चे हैं, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर होता है और गवर्नमेंट दोनों ही खर्चे करती है, कंजम्पशन पे भी और इन्वेस्टमेंट पे भी। कहीं ना कहीं ये दोनों किस तरह से गवर्नमेंट करती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का कंजम्पशन क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो कायदा कानून, अर्थव्यवस्था है, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी अस्पताल हैं, इन पे जो खर्चा है वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये फिलिप्स में ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं आ सकता है, जरा मार्क कर लीजिएगा। इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो ये खर्चा जो है सरकारी, इसे हम गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, तो वो कैसे करती है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जैसे रास्ते बनाना, रेलवे चलाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, कैनाल्स खड़े करना। तो कहीं ना कहीं ये जो खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, इसे हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है विच आर यूज्ड बाय बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ये भी तो खर्चा है और इसे भी हम नेशनल इनकम के एस्टिमेट के लिए जोड़ देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड का। NI इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और याद रखिए गवर्नमेंट में भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। कंजम्पशन में याद रखिए जो दवा दारू का खर्चा है, हेल्थ का खर्चा है, एजुकेशन पे खर्चा है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का खर्चा है, ये कंजम्पशन है गवर्नमेंट का। और इन्वेस्टमेंट में याद रखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। बढ़ते हैं आगे, x माइनस m और r माइनस p, बहुत ही सिंपल है, याद रखिए इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस है इसे हम x माइनस m कहते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर। इसके अलावा r माइनस p रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात करें तो डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा रिसिप्ट है। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड, हमारे रेसिडेंट्स को अब्रॉड में हुआ है कुछ खर्चा वहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज से, तो वो पेमेंट है। यानी हमारे लोगों ने बाहर पैसा दिया तो वो पेमेंट, हमारे को बाहर से आया पैसा तो वो हमारा रिसिप्ट। तो ये जो डिफरेंस है ये भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से दोस्तों हमने 3 मेथड्स देखे हैं अभी अभी। नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस M प्लस R माइनस। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रिकॉशंस फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों, इस मेथड से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। बहुत सिंपल है, डबल काउंटिंग तो नहीं होनी चाहिए, हर मेथड में बताया गया और इसीलिए यहाँ पर भी ये ध्यान रखना होगा कि डबल काउंटिंग ना हो और इंटरमीडिएट गुड्स ऐड ना किए जाएं। एक्सपेंडिचर ऑन द रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी कॉमन पॉइंट है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए। सेकेंड हैंड गुड्स किसी भी मेथड में नहीं इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। यहाँ पर भी ट्रांसफर पेमेंट्स को इग्नोर करने की बात है। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 पॉइंट्स बहुत अहम है, इसे मार्क कर लीजिए। चौथे पॉइंट की ओर अगर बढ़े तो एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा should not be included as such transaction do not add
टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई फ्लो पे अफेक्ट नहीं करते शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसीलिए इन्हें भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, ये डिडक्ट होने ही चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, ये खर्च भी जोड़ा जाना चाहिए। और आखिर में सब्सिडीज को भी इंक्लूड करना चाहिए। जो सरकारी सब्सिडीज होती हैं, जैसे हमें सब्सिडी मिलती है गैस सिलेंडर पे, तो ऐसी सब्सिडीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए खर्च के अंदर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने प्रिकॉशंस जान लिए, हमने 3 मेथड्स को समझ लिया। अब दोस्तों कौन से ज़्यादा यूज होते हैं और क्या एग्जैक्टली मेथड फॉलो किया जाता है। आउट ऑफ दीज मेथड्स द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, यानी जो आउटपुट और इनकम मेथड हैं इन दोनों को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके द इनकम मेथड इज पॉपुलर। जो बड़े देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए यूके जैसे, वहाँ पर इनकम मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। एक्सपेंडिचर मेथड जो है इट इज़ रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्री बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। कुछ मुश्किलें, कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, उनकी वजह से एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ नहीं किया जाता। इन इंडिया, हमारे यहाँ क्या होता है, तो इन इंडिया ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकम और आउटपुट मेथड का कॉम्बो अडॉप्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देख लिया है। हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को ठीक से जान लिया है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।